नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जिनका नाम सोमेश चंद्र पांडेय है। और यह व्यक्ति न केवल इंजीनियर है, आईटी सेक्टर में भी इसने बहुत अहम भूमिका निभाई है। आईटी सेक्टर में नौकरी करने के बाद इन्होंने अपने ही पिताजी से प्रेरणा लेकर कृषि साख सहकारी समिति में काम किया। इन्होंने बीजेपी में भी काम किया है, बीजेपी के आईटी सेल के सह प्रमुख भी रह चुके हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ के आमंत्रित सदस्य हैं। सहकार भारती में इन्होंने मेरे साथ काम भी किया है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि सहकार भारती को ऐसे शख्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, इनकी एक क्वालिटी और भी है। सहकारिता में समृद्धि, ये अमित शाह जी का नारा है। और सहकारिता में शुचिता लाने का कार्य इन्होंने किया है। जब इन्होंने अपनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति को संभाला था तो वो 7 लाख के घाटे में चल रही थी और आज उस साख सहकारी समिति का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। आवश्यकता है कि हमें सोमेश जैसे लोगों की, जो लोग आगे आए और साख सहकारी समिति पैक्स के विभिन्न आयामों में जुड़कर छत्तीसगढ़ की वृद्धि में अपना सहयोग पूरा करें। तो आइए सोमेश जी से हम मुलाकात करें। नमस्कार सोमेश जी, हम आज आपके पास, हालांकि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ काम कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आज हम आपसे कुछ पैक्स के बारे में बात करेंगे और पैक्स का छत्तीसगढ़ में किस तरीके से विकास करना है, ये हमें आपसे सीखने की आवश्यकता है। तो इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद आपने नौकरी किया, नौकरी करने के बाद बहुत सारी गतिविधियों में भाग लिया और अचानक से फिर सहकारिता में पैक्स में कैसे आ गए? ये रहा है हमारा जी। वैसे मैंने बी की इंजीनियरिंग डिग्री की, फिर बॉम्बे गया, बॉम्बे में जॉब वगैरह देख रहा था, लेकिन जैसा सिनेरियो तब था, तब नया नया ये था। तो छत्तीसगढ़ में आईटी की आवश्यकता थी, यहाँ पे इतना नहीं था। तो मैंने यहाँ आके फिर अपनी कंपनी खोली। मैंने यहाँ कुछ कंपनीज में काम किया, सीमेंट कंपनी में, ऑटोमेशन में काम किया। और काम करते हुए मैं लगातार काम कर रहा था और पूरे देश में भी मेरे अलग अलग जगह मुझे काम मिल रहा था। लेकिन आखिर कहीं ना कहीं गांव से जुड़ाव था। हमारी कुछ तरह खेती थी, हमारी पापा रिटायर होकर आ गए थे और वो भी खेती देख रहे थे, और खेती को कैसे संवर्धन कर सकते हैं, किसान सही समझने से वो लगातार काम कर रहे थे। तो उनको लगा कि खेती को एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए, और खेती बहुत जरूरी है देश के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए भी, और एक खाद्यान्न उत्पादन के लिए, आत्मनिर्भरता बनाने के लिए बहुत जरूरी आवश्यक है। तो उन्होंने खेती को पकड़ा। बीच में पापा की तबीयत खराब हो गई, तो उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो उतना ये नहीं कर पा रहे थे। तो उनके कारण मुझे वापस गांव की ओर जाना पड़ा। मैं गांव की तरफ गया, और उनकी जो मंशा थी कि खेती को अच्छा करना है, और खेती को अगर अच्छा करना है तो एक बीज से बाजार का जो मोदी जी ने एक नारा दिया है, उसको पूरा करने के लिए एक सहकारिता बहुत बड़ा माध्यम हो जाता है। क्योंकि सहकारिता ऐसा ये है जो हर आयाम को खेती के छूता है, कृषि के छूता है। चाहे वो बीज से लेकर खाद, और उसके बाद हम उसको देखते हैं कि हार्वेस्टिंग, और फिर बेचने तक के। छत्तीसगढ़ में ये बहुत अच्छा हमको मौका मिला कि ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ में कोऑपरेटिव में काफी सारे कार्य हो रहे हैं, और उसके साथ जुड़ के मुझे कार्य करने का एक अच्छा मौका मिला। इसलिए सहकारिता को मैंने चुना, और सहकारिता से लोगों का जो लोगों के साथ मिल के काम करने की जो भावना होती है, वो सबसे अच्छी भावना लगी कि हम सब मिल के कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आर्थिक उन्नति हो तो सिर्फ एक की ना हो, सबकी हो। इसके लिए हम सहकारिता को भी कार्य करने में अच्छा लगा। सोमेश जी, मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं आपके पिताजी से मिला था और उनके भी विचार मैंने देखे थे।
तो उनके भी विचार में राष्ट्रीयता पहले थी, और बाद में उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने उनसे चर्चा की थी, और उनकी एक झलक मैं आपके अंदर भी देखता हूँ। और मैं ये चीज सोचता हूँ कि आपने बहुत संघर्ष किया है सहकारिता में, पैक्स में। तो पैक्स के ऊपर अगर हम आते हैं, तो आज छत्तीसगढ़ में बहुत सारी पैक्स फायदे में जा रही हैं, बहुत सारी फैक्स या लैम्स घाटे में भी जा रही हैं। तो आपने ऐसा क्या काम किया जिससे कि आपकी संस्था और आगे बढ़ गई, और जो घाटा था वो पूरा होके और काफी अच्छे लेवल पे आज आपकी संस्था काम कर रही है? जी, यह बेसिक चीज है कोई भी संस्था को चलाने के लिए। जो मूल मंत्र है कि उसकी आमदनी और उसका खर्चा जो है सही प्रकार से हो। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अपनी संस्था की आमदनी बढ़ाए और खर्च को कैसे कम करें, यह मूल किसी भी संस्था का उद्देश्य होता है और उसको काम करने की बात होती है। अब जब आमदनी होती है तो उसमें प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होता है तो लोगों में, हमारी सरकार में वो सबसे अच्छी बात है कि वो प्रॉफिट लोगों में समान रूप से बचता है। जिस प्रकार लोगों की उसमें सहकारिता में लोगों की निवेश होता है, उस प्रकार लोगों को उसका फायदा भी मिलता है। तो इसमें कोई किसी के साथ ये नहीं होता है कि छोटे से छोटे तब का व्यक्ति भी उसमें जुड़ सकता है और बड़े से बड़े वर्ग का व्यक्ति भी जुड़ सकता है। जो हम देखे हैं कि दीनदयाल जी और अन्य लोगों की जो विचारधारा थी कि एकात्म मानववाद की जो बात करते हैं, तो सहकारिता एकात्म मानववाद को पूर्ण करने के लिए बहुत बड़ा साधन और एक संस्थागत एक आपको एक टूल बन सकता है। देखिए सोमेश जी, एक बात हमको समझ में आ रही है कि पहले माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास सहकारिता मंत्रालय था, तो उस समय सहकारिता में कोई बहुत ज्यादा ऐसा विशेष काम नहीं हो पाया। वर्तमान में ये सहकारिता मंत्रालय माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के पास है, तो अचानक से काफी तेजी से इसमें उछाल आया है। और उछाल आने का कारण चाहे जो कुछ भी हो, लोग अब सहकारिता को समझने लग गए हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन जी को अभी सरकार ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। वो वो हरित क्रांति के जनक थे, और उन्होंने भी कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को सब चीज करने के लिए समग्र विकास के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो सहकारिता के साथ देश को चलना होगा। और सहकारिता जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो इस तरीके से जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं, तो आप बहुत सारी चीजों के बारे में देखते हुए, माननीय अमित शाह जी का नेतृत्व हमें मिल रहा है सहकारिता में, तो ऐसी स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? भैया, जब मैं सहकारिता में आया था तब कई जगह ऐसा दिखता था कि सहकारिता छीन हो रही थी, खत्म हो रही थी। कई राज्यों में सहकारिता का सोसाइटियों का करीब समाप्ति की ओर था और बहुत बुरी स्थिति थी। कई सोसाइटियां टैक्स तो पिछले घाटे में थी। किंतु छत्तीसगढ़ में हमारी बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह जी थे, उन्होंने धान खरीदी और इस पे सुचारू रूप से चालू किया। हमारे सोसाइटियों में खाद वितरण, बीज वितरण का जो कार्य शुरू हुआ, और हम जिस प्रकार किसानों को हर आयाम को हम सोसाइटी के माध्यम से उसकी पूर्ति करने का काम किए, उससे कहीं ना कहीं किसानों का जुड़ाव हुआ सोसाइटी से ज्यादा किसान हमसे जुड़े, लोग लोन लेना शुरू किए, और जब जुड़ाव होता है तो कहीं ना कहीं आमदनी बढ़ती है, तो हमारे पास लोग लगातार आते रहे, तो हम उस प्रकार सोसाइटियों को आगे लेकर। किंतु आज जो स्थिति है कि अभी माननीय अमित शाह जी आज सहकारिता मिनिस्टर है देश के, तो उसमें उन्होंने एक अमूलचूल परिवर्तन की बात की है। सोसाइटियों को सिर्फ एक छोटी सी ऋण देने वाली एजेंसी का बना के उसको समग्र मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे उनका गोदाम हो, चाहे उसमें गैस का वितरण हो, चाहे उसमें पेट्रोल पंप की बात आ रही हो, चाहे सीएससी से जोड़ने की बात हो रही है। अब तो अलग अलग सोसाइटियां बनाई है, राष्ट्रीय लेवल में 4 सोसाइटी बनी है, एक्सपोर्ट के लिए बनी है, बीज के लिए बनी है। ऐसी सोसाइटियों को भी नीचे की सोसाइटियों से जोड़ा जा रहा है। मैं अभी अपने पैक्स में गया था, वहां पता लगा है, मुझे लगा था कि हर जो सोसाइटियों को बीज, जो राष्ट्रीय बीज सोसाइटी है, उसका शेयर होल्डर बनाया गया है। तो बहुत बड़ी बात है। अगर बीज के उत्पादन में अगर हम आत्मनिर्भर होते हैं और बीज हमारे पास रहता है, हम किसानों को बीज, अच्छा बीज दे पाते हैं, और अगर उससे कुछ आमदनी होती है तो सोसाइटी को लाभ मिलेगा और उसका फर्क किसानों को भी मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। बीज की बात की, तो अभी छत्तीसगढ़ में बीज जो मिल रहा है वो बीज विकास निगम से मिल रहा है, और मध्य प्रदेश भी मेरे को जाने का मौका मिला था, तो वहाँ कुछ लोगों ने मिलकर
सहकारिता बीज विकास निगम बना के सहकारिता के माध्यम से काम किया जा रहा है। वर्तमान में मेरा ऐसा सोचना है कि बीज विकास निगम में बहुत सारे कर्मचारी लगे हुए हैं और उनके कारण ओवरहेड एक्सपेंसेस भी बहुत हो रहे हैं। तो जो बीज को अगर हम सहकारिता के माध्यम से देखते हैं और सहकारिता के माध्यम से राज्य स्तरीय संस्था बनाकर अगर हम देते हैं, तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ भी हो सकता है और जो अनायास जो बहुत ज्यादा खर्चा बन रहा है उसके ऊपर भी सरकार के का कंट्रोल हो सकता है। तो आपका ये क्या सोचना है कि क्या हमको बीज विकास निगम के साथ साथ हमको सहकारिता की एक प्रदेश की ऐसी संस्था बनाने की आवश्यकता है जो किसानों को पैक्स को बीज प्रदान कर सके? भैया ये आपने बहुत बड़ी बात बताई। एक छोटी सी चीज है, हम जब धान खरीदी हमारे सोसाइटी में होता है, हम देखते हैं किसान इतना मेहनत करके उसको साफ करके इतनी अच्छे धान की क्वालिटी की धान बेचते हैं। वो बीज क्वालिटी का धान होता है, किंतु उनके पास कोई चारा नहीं रहता है, उन लोग उतना वेट नहीं कर सकते, छोटे किसान रहते हैं। वो उसको लाके हमारी समितियों में मंडियों में भेज देते हैं और वो बिक जाता है, वो राइस मिल में जाके खाने का काम आता है। लेकिन वो धान की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि उसका बीज बनाया जा सकता है, और वो अगर बीज बनता है तो किसान को उसका लाभ मिलेगा। तो ये हम अपनी छोटी छोटी सोसाइटियों में देखते हैं। तो ये सबसे पहले हम नीचे अपने तबके से ही चालू कर सकते हैं कि सोसाइटियों को बीज उत्पादक के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसी अगर पैक्स बीज उत्पादक के रूप में बीज सोसाइटी के रूप में अगर एस्टेब्लिश होगी तो कई पैक्स जुड़ते जाएंगे, और जो आपका कहना है कि प्रदेश लेवल की जो हमारी बीज की सोसाइटी बन सकती है वो भी बन सकती है। और ये देखा गया है कि कई हमारे बीज सोसाइटियां बनी हुई हैं, मैंने जशपुर का देखा है, उधर के देखे हैं। और ये क्या है, बीज निगम को भी वापस बेचते हैं, और उससे जो फायदा होता है, क्योंकि बीज का प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता है, तो वो बीज निगम भी हमको थोड़ा हायर प्राइस में लेती है, तो वो पैसा सोसाइटी है और किसान उनके सदस्यों को मिलता है। तो ऐसा काम, ऐसा ही चीज किया जाता है। और वितरण की सबसे बड़ी बात होती है, तो बीज निगम वितरक का काम कर सकता है। बीज उत्पादक और बीज को पैकिंग करके देने का काम सहकारिता की सोसाइटियां कर सकती है। मेरा जो आपसे मशवरा है कि हम अगर सहकारिता बीज उत्पादक समिति या बीज वितरक समिति अगर हम बनाते हैं, तो निश्चित रूप से वो बीज विकास निगम से कम दर पर ही किसानों को उपलब्ध करा सकता है और पैक्स को भी उपलब्ध करा सकता है। तो क्या ऐसा ये संभव है कि जैसे अभी मैं बीच में आरंग भी गया था और अभी दुर्ग जिले में भी एक समिति से मेरी मुलाकात हुई। वो लोग भी बीज निर्माण सहकारी समिति बनाए हैं और वो वहां से किसानों को भी दे रहे हैं और बहुत कम रेट में दे रहे हैं। जिस रेट में बीज विकास निगम देता है उससे बहुत कम रेट में दे रहे हैं। तो वहां पे जाने के बाद हमको ये पता चला कि अगर ऐसी संस्था राज्य स्तर पे बन जाए तो किसानों का बहुत भला हो सकता है। एक इस बारे में हमने सोचा। दूसरी बात, एक चीज और है कि जैसे मान लीजिए अभी जो राजनीति की स्थिति आ रही है कि जो पार्टी ये कह देती है कि हम धान को इतने रुपए में दे देंगे, हम इतना रुपए दे देंगे और हमको वोट दो। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं लगता है कि हम अपनी जो राष्ट्रीय मतलब जो राष्ट्र नीति कहूंगा, राजनीति नहीं कहना चाहिए, राष्ट्र नीति के लिए ये चीज थोड़ी सी परेशानी वाली चीज नहीं है कि आखिर ये घाटा कहाँ से पूरा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीजें, जैसे हमने दिल्ली की सरकार में जो देखा, रेवड़ी बांटना जैसा बात चल रहा है, बिजली उत्पादन होती है तो उसका भी कुछ खर्चा होता है, बिजली का जो हमने फ्री कर दिया या फलाना चीज फ्री कर दिया, तो उससे सरकार को जो नुकसान होता है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का नुकसान नहीं है ये। भैया आपने जो बोला वो बात सही है, लेकिन एक बात थी कि स्वामीनाथन कमीशन का आपने जिक्र किया था। स्वामीनाथन कमीशन में जो एग्जिस्टिंग एमएसपी था उससे काफी गुना किसानों को मिल रहा था, और जो खर्चे आते हैं किसानों को उसकी पूर्ति, चाहे वो उनके निराई की हो, चाहे खरपतवारनाशक की हो, बीज की हो, उनको जुताई की हो, हार्वेस्टिंग की हो, ऐसे सभी चीजों पे जो खर्च उनके आते हैं, तो ये किसानों को काफी आता था, और इसके कारण किसान हमारे देश के बढ़ नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए एक था कि एक प्राइस लेवल अच्छा होना चाहिए, ये बात आती है। लेकिन हाँ, उसमें भी एक कैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीत के लिए, राजनीति के लिए हम कुछ भी रेवड़ी बांटने का काम करें। हम जो आवश्यक है उस दाम को किसानों को दे, और ये बात उठ भी रही है, और किसान
के जितने प्रतिनिधि ये बात भी करते रहते हैं। अच्छा, आपने जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की कमेटी की अभी बात की, तो इसमें केंद्र सरकार ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, सभी राज्य सरकारों को एक्सेप्ट करने की बात कही। सभी राज्य सरकारों ने वैसे तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसकी सभी बिंदुओं पर कार्य अभी भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में आप इसको किस तरह से देखते हैं? कृषि एक्चुअली कॉन्करेंट सब्जेक्ट है जो हमारे इसमें संविधान में है, वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, उसमें राज्य और केंद्र दोनों का भी ये रहता है। तो अकेले इसमें केंद्र कुछ नहीं कर सकती, अकेले राज्य कुछ नहीं कर सकती, इसलिए लिए दोनों को बैठना पड़ेगा और इस विषय को सीरियसली सोचना पड़ेगा कि क्या है किसानों की एमएसपी सही हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा दिया जाए, रेवड़ी बांटा जाए, लेकिन किसानों को सही उनकी उत्पादन लागत मिले, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले और उनके जो उत्पाद है वो सही दाम में बिक सके। क्योंकि अगर दाम सही दाम में बिकता है तो वो बिचौलियों से दूर होते हैं और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी काफी कार्य करना चाह रहे हैं कि कैसे बिचौलियों की गिरफ्त से उनको दूर किया जाए। और ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर जो बात आती है, जो धान का पैसा सीधा किसानों के खातों में जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे किसान को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है जो मिलना चाहिए था, और ये काम हो रहा है। सोमेश जी, आपको ध्यान होगा जब हमारे प्रवीण दाऊ जी थे और प्रवीण दाऊ जी के साथ हम लोगों ने बहुत काम किया, मुझे भी उनसे बहुत कुछ सहकारिता में सीखने को मिला। तो हम लोग धमतरी गए थे और धमतरी में जो पैक्स है उसके जो लाभांश जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कभी नहीं मिला था किसानों को, हम लोगों ने दिया था। और वर्तमान में जो राजनीति है, मैं दोनों को अलग अलग करके देख रहा हूँ, राष्ट्रनीति अलग है और राजनीति अलग है। तो राजनीति के कारण क्या होता है कि कई पैक्स के लोग ऐसा भी करते हैं कि प्रशिक्षण के नाम पे किसानों का जो लाभांश है वो रोक देते हैं और वो उनको नहीं मिलता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये हमने देखा है कि एक्चुअली वही जो बात आई थी कि कैसे एक समिति अच्छे प्रकार से आर्थिक रूप में अच्छे सुदृढ़ रहे। अगर उसका क्रियाकलाप, अगर वहां के जो इंचार्ज है, जो व्यवस्था देख रहे हैं, उनका क्रियाकलाप ठीक नहीं रहेगा, आर्थिक स्थिति को ध्यान नहीं देंगे, तो वहां घाटा, मतलब वहां नुकसान होता है। जो कमाई है वो वास्तविक किसानों की हक की कमाई है, क्योंकि सहकारिता का मूल सिद्धांत ये है कि आप किस तरीके से आप प्रॉफिट लेके इसको किसानों में बांटे। मेरी सोसाइटी में भी मैंने लगातार 3-4 साल तक की, मैंने पहले हमारे यहाँ पे भी कभी लाभांश का प्रावधान नहीं था लेकिन मैंने लगातार देने की कोशिश की। 5% से चालू करके 20% तक के हमने इसको ले गए, जो मैक्सिमम लिमिट हो सकती थी वहां तक हम ले गए थे। तो ये मूल सिद्धांत जो सहकारिता का यही है कि कैसे एक आप उपार्जन जो करते हैं, धन का उपार्जन करके जो आर्थिक वहां सुदृढ़ता आती है, उसको लोगों में बांट सके। तो ये नहीं कर रहे हैं। प्रशिक्षण हो चाहे अन्य मद में हो, किसी मद में भी वो खर्चा दिखाते हैं, उसको इधर उधर खर्चा करके अगर उसको जो किसानों का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो ये बहुत गंभीर बात है। इसको देखना चाहिए कि सही प्रकार से सोसाइटी में खर्चे की। आपने प्रधानमंत्री जी की बात की। प्रधानमंत्री जी जो अभी इस समय एमएसपी को लेकर बहुत सारे राज्यों में और बहुत सारे लोगों में एक मत नहीं हो पा रहा है। मेरा ऐसा सोचना है कि एमएसपी जो है वो अगर मान लीजिए फिक्स हो जाती है तो फिर किसान को कोई तकलीफ नहीं होती। माननीय मोदी जी का ये कहना है कि किसान कंप्यूटर में जाके देख के किस राज्य में कहाँ पर कैसे, ये एक हाई टेक्नोलॉजी की बात है, हम इसको मानते हैं और वो वहां पे जाके बेच सकता है। लेकिन आज भी हमारे देश में मतलब जो इनकम टैक्स देने वालों की संख्या है वो 4 से 5% से ज्यादा नहीं है। मान लेते हैं 50% भी है करती है। तो ऐसी स्थिति में 50% लोग ऐसे हैं देश में जिनको न तो भोजन मिल पा रहा है, न ठीक से काम मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनको कंप्यूटर एजुकेशन देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और कंप्यूटर एजुकेशन अगर नहीं रहेगा तो वो कहाँ पर सामान बेचेंगे, कैसे जाके अगर काम करेंगे। तो इसमें परस्पर थोड़ा सा विरोधाभास है। और जहां तक आपने प्रशिक्षण की बात की, तो प्रशिक्षण के नाम पे राशि केंद्र सरकार की आती है, न कि हम किसानों के लाभांश को लेकर हम प्रशिक्षण दें। इस बारे में आपका क्या विचार है? जैसा पहला प्रश्न था आपका कि एमएसपी पे लेके, तो एमएसपी हमने लगातार देखा है कि मोदी जी की जब से सरकार आई 2014 के बाद लगातार हर वर्ग में, हर जो उत्पाद है, कृषि उत्पाद है, उसमें एमएसपी की बढ़ोतरी हुई है। आज धान हो गया, गेहूं हो गया, दलहन तिलहन में तो काफी कुछ बढ़ा था। और ये देश की रिक्वायरमेंट भी है और आवश्यकता भी है कि हम दलहन तिलहन में आत्मनिर्भर बने, क्योंकि दाल जब हम इम्पोर्ट करते हैं, तिलहन हम जब तेल के लिए तिलहन इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि इससे 2000 पहले बहुत
इम्पोर्ट में खर्चा जाता था, उसको रिड्यूस करने के लिए एक बहुत बड़ा समग्र हम किसान लोग मिलकर अगर उत्पादन दलहन और तिलहन का करें और देश को दे, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए एमएसपी भी फिक्स की जा रही है, और अभी ऐसा प्रावधान बनाया है माननीय अमित शाह जी के द्वारा कि सोसाइटियां जो है दलहन तिलहन को भी खरीदी को भी कर सकती है। उसके लिए भी एक रबी फसल के लिए प्रावधान बना जा रहा है, उसको भी बढ़ा जा रहा है। हमने आपने बहुत अच्छी बात बताई दलहन और तिलहन के बारे में। एक ऐसा होता है कि जैसे हम लोग कभी कई बार दौरा भी किए हैं, कई शक्कर कारखानों में भी गए हैं, गन्ना भी आता है और बनता भी है। तो ऐसी चीजों को, जगहों को चिन्हांकित करके, जैसे जहां शुगर फैक्ट्री है वहां आसपास के क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन किया जाए, जहां मतलब बिल्कुल सूखा पड़ता है वहां जो भी फसल लेना है वहां उस हिसाब से फसल ली जाए। तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति में, जहां एक तरफ अंबिकापुर में, नैनपाट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, वहीं रायपुर में, दुर्ग में, बेमेतरा में सूखा पड़ जाता है और बहुत टेम्परेचर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वातावरण के हिसाब से हमको फसलों के बारे में भी सोचना चाहिए, न कि केवल हम धान कलेक्शन की बात करें। धान कलेक्शन में हम एक चीज ये भी देख रहे हैं कि किसानों को, चूंकि छत्तीसगढ़ में ज्यादा पैसा मिल रहा है पूरे देश में, तो आसपास के पड़ोसी प्रदेशों से भी धान हमारे यहाँ आता है। और ये बिल्कुल मैं इसको स्वीकार भी करता हूँ कि धान आता है और किसान उस धान को हायर रेट में बेचता है। इस बारे में मेरा ऐसा एक सोचना भी है कि पर्टिकुलर 1 एकड़ में कितना किसान अधिकतम पैदा कर सकता है, उसकी सीमा निर्धारित होनी चाहिए। और सीमा निर्धारित होने के बाद क्या हो जाएगा कि वो किसान उस मात्रा से ज्यादा नहीं बेच पाएगा, क्योंकि ये संभव नहीं है। ये कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इस मापदंड को तय किया जा सकता है। और दूसरी फसलों को भी उगाने के लिए ये काम हमको सोचना पड़ेगा, संभागीय स्तर पर सोचना पड़ेगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो बार बार ये धान की कीमत को बढ़ा के हम सरकारी घाटे को बढ़ाते चले जाएंगे, और एक न एक दिन हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि हम उस घाटे को भर पाने में सक्षम नहीं होंगे। केवल राजनीति का उद्देश्य पूरा होगा, लेकिन राष्ट्र नीति का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो सकेगा। तो अभी जितने भी शक्कर कारखाने चल रहे हैं वहां भी गन्ने की मूल्य की बात चल रही है। हमें ऐसा लगता है कि अगर राज्यों से जो फसलें हमारे प्रदेश में आ रही हैं, यदि पूरी केंद्र सरकार ही सभी राज्यों के लिए उत्पादित फसलों का मूल्य तय कर देती है, तो उससे जो सीमा पार से लोग फसल लाते हैं उसमें कमी होगी, और हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में किस प्रदेश में क्या बन रहा है, कितनी पैदावार हो रही है। जी जी। पहला जो प्रश्न आपका कि जो जिस भौगोलिक स्थिति है वहां का उस प्रकार का वातावरण में पैदा हो, तो फसल पैदा हो, तो उत्पादन हो, इसलिए हमारे देश में आज भी लाखों साल से ये चला आ रहा है। छत्तीसगढ़ धान का गढ़ है, यहाँ धान उत्पादन ये है, उड़ीसा है, बंगाल है, ऐसे क्षेत्र जो है धान के लिए प्रचलित है, और यहाँ बहुत बहुत सारी जातियां और अलग अलग प्रकार के धान के उत्पादन होते हैं। आप जो आज यहाँ पहले ऐसा था कि हम जो यहाँ रायपुर का धान खा रहे हैं वो सरगुजा का धान अलग होगा, जशपुर का अलग होगा, बिहार का अलग, बहुत हजारों प्रजातियां थी। लेकिन क्या हो गया, हम एक बाजारवाद में जा रहे थे तो उन प्रजातियां विलुप्त होती गई, और हम वही वही जो बिकता है धान उसी की पैदावार करते रहे। तो एक तो है अलग अलग प्रजातियां, उसका जो ये मिलेट विलेट की जो बात आती है, कोदो कुटकी की बात आती है, ये सब उसी में आता है कि अलग अलग जो प्रजातियां थी हम उसको उगाना छोड़ दिए थे। तो धान की भी कई प्रजातियां हैं जिसको हमको अलग अलग उत्पादन होता है अलग क्षेत्र को देख के। जैसे कि ठंडे प्रदेश के लिए अलग वहां का धान का क्वालिटी, वहां की चीज अलग आएगी, और यहाँ हमारे पठार जो मैदानी क्षेत्र है उसकी धान की क्वालिटी अलग आएगी। तो वैसे इसके लिए उगाने के लिए अलग अलग बात आई थी। कवर्धा वालोद को चिन्हांकित करके शुगर के लिए शक्कर के कारखाने बनाए गए हैं। वहाँ सूरजपुर में भी एक सूरजपुर में भी है। तो ऐसे अन्य जगहों में खोजा जा रहा है, और इसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मिलकर इसके लिए लगातार काम कर रही है। और ये नाबार्ड को भी दिया गया है, जो अभी एफपीओ फॉर्मेशन हुआ है उसमें अलग अलग जिलों में किन की क्या क्या चीज, जैसे केले की खेती है, पपीते की खेती है। अभी बहुत बड़ी बात आई थी पाम ऑयल की, इंडिया में पाम ऑयल उगाने के लिए, तो छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा जगह है जहाँ पाम ऑयल हो सकता है। तो ऐसे अन्य उत्पादों के लिए भी कोशिश किया जा रहा है, और उसके लिए आगे सरकार बढ़ रही है, काम कर रही है। और आकांक्षी जिला बना के उस जिलों में क्या उगाया जा सकता है और वहां की क्या उत्पादन हो सकती है, इसका ध्यान रखा जा रहा है। तो इसको और बढ़ाना चाहिए, इसके लिए और लोगों को आना चाहिए और अच्छा कार्य होना चाहिए। दूसरी चीज है जो आपने बताया कि एमएसपी
जो है वैसे केंद्र एक एमएसपी पूरे राष्ट्र के लिए तय कर देता है। उसके बाद जो है वो ये हमारा सौभाग्य बोलिएगा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ के रखा गया है, जिसके माध्यम से किसानों का धान उत्पाद बिक जा रहा है। कई राज्यों में ऐसा नहीं है। ये जो हमारी प्रावधान यहाँ बनी हुई है, बिहार में नहीं है, अन्य राज्यों में नहीं है, जिसके कारण वहां के किसान लाभान्वित नहीं हो पाते। तो जो हमारा पैटर्न है, ये अन्य राज्यों में भी जाए, लोग अपना धान बेच पाए, ऐसी सोसाइटियां वहां खड़ी हो जाए, वहां पे मंडियां बन जाए, तो ये कार्य होगा। तो और उनको, किसानों को भी जो हमको फायदा मिल रहा है वो वहां मिलेगा। उसके साथ जो आपका तीसरा प्रश्न था कि जो फसलों को शुगर केन और ये सब की, तो शुगर केन पे भी एमएसपी बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने 325 रुपए कर दिया है शुगर केन का भी। और शुगर के लिए ये है कि वहां का शुगर को उगाने में पानी बहुत लगता है, तो ये देखना चाहिए। और हम अन्य फसलों में जो हम देख रहे हैं कि कई जगह हमारे यहाँ टमाटर का कई बार उत्पादन ज्यादा हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कई बार हम टमाटर उगाते हैं, सारे किसान टमाटर लगा देते हैं, फिर टमाटर का उत्पादन इतना हो जाता है कि उसको फेंकना पड़ता है, वो रेट नहीं आता। तो इसको हमको थोड़ा ध्यान रखे, किस जिले में क्या लगाया जा रहा है, कितना उत्पादन हो सकता है वहां पे। और उत्पादन का धान के लिए कैप है सोसाइटियों में। जो धान है पहले 15 क्विंटल ही बिकता था, उसको अभी की सरकार ने 21 क्विंटल कर दिया है। तो एक कैप है। हाँ, वो बोला जा सकता है 21 क्विंटल हाई है, या कई जगह कई छोटे किसानों का उत्पादन 21 क्विंटल से ज्यादा आता है, लेकिन एक एवरेज जो खेती होती होगी वो 20 क्विंटल के आसपास, या 18 से 20 क्विंटल में तो आ ही जाती है। तो ये देखने लायक बात है। हम लोग जब अमित कटारिया जी जगदलपुर के कलेक्टर थे तो एक विजिट भी हुआ था और हम लोगों ने वहां पे एक कार्यक्रम भी किया था। जगदलपुर में बकरावंड तहसील में काजू का उत्पादन बहुत होता है और एक सर्वे कराया गया था। तो सर्वे के अनुसार जो जानकारी आई थी, जिसमें ग्राम सेवक भी इन्वॉल्व थे, पटवारी भी इन्वॉल्व थे, एसडीओ भी इन्वॉल्व थे, तो लगभग 32,000 टन काजू जगदलपुर के बकरावंड तहसील के आसपास होता है, जो वनोपज भूमि में होता है। वनोपज मतलब सरकारी भूमि में होता है। ऐसी स्थिति में जगदलपुर से जो काजू उत्पादन होता है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से होते हुए बाहर चला जाता है और बिचौलियों के द्वारा चला जाता है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी और इसमें जो बयाली सिस्टम से जो नापते थे वो किलो के हिसाब से, उसको वजन के अनुसार करते हुए जो 50 रुपए किलो था उसको 110 रुपए, 90 रुपए और 100 रुपए में हम लोगों ने काउंट किया था। तो उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि हमको एक छत्तीसगढ़ में अपना काजू संयंत्र बनाना चाहिए और उसकी प्रोसेसिंग करनी चाहिए। और इस बारे में हम लोगों ने भी काफी प्रयास किया था, लेकिन बीच में सरकार बदल गई, वो काम नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है कि काजू का कारखाना हम लोग बना सकते हैं? ये जिस प्रकार सहकारिता की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे मैदानी क्षेत्र में पैक्स के रूप में है, और ग्रामीण क्षेत्र में लैम्प्स के रूप में है। वन 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 क्षेत्र में लैम्प्स के रूप में है। वहां पे भी हमारे पास छोटी छोटी सहकारी समितियां हैं, जो अन्य काम कर रही, चाहे तेंदुपत्ता हो, अन्य काम कर रही है। जैसा कि आपने बताया कि जो जंगल का इलाका है उसमें काफी मतलब उगाया गया काजू का पेड़। और छत्तीसगढ़ का वातावरण ऐसा है कि जशपुर में या बस्तर में काजू उगाया जा सकता है, और उगाया जा रहा है अच्छी क्वांटिटी में। आपने क्वांटिटी भी बताई है। तो इसके लिए सहकारिता में, और हमारी कृषि जो हमारी सरकार की कृषि मंत्रालय है, ये औद्योगिक संयंत्र प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात करती है। ये बहुत बहुत जरूरी है कि ये लगातार जितने हमारे पढ़े लिखे शिक्षाविद हैं या फिर अन्य जो इसके जानकार हैं, वो कहते हैं कि हम उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उसके उत्पादन को हम सहज के नहीं ले सकते और बाजार तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाए, तो उसका लाभ किसानों को भी नहीं मिलेगा, या फिर जो उगा रहे हैं उत्पादक उसको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट तो बहुत आवश्यक है। चाहे वो टमाटर बोलिए, टमाटर की प्यूरी बनाने की बात आती है, लहसुन अदरक इसकी प्रोसेसिंग की बात आती है, और काजू की भी प्रोसेसिंग, क्योंकि काजू अगर हम प्रोसेस करके उसको बेचेंगे तो उसका काफी गुना दाम बढ़ जाएगा, और उसका लाभ सभी को मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार को भी मिलेगा, सहकारी समितियां जो इसमें लगी हैं उनको भी मिलेगा, और जो बेचारे तोड़ने वाले या उत्पादक है उनको भी मिलेगा, बनवासी जिन लोग वहां कर रहे हैं उनको मिलेगा। तो इस पे पहल होनी चाहिए, काम होना चाहिए, और इसके लिए सरकार पूरी तरह से कोशिश है कि जो भी सहायता है प्रोसेसिंग यूनिट की, वो करने के लिए तैयार है। ऐसा कहा जाता है, उसको हम कैसे उपयोग करके उसको खड़ा कर सकते हैं, इसको देखने की बात है। सुमेश जी, आप भाजपा के बहुत
कर्मठ कार्य करना है। अभी इस बात को किनारे करते हुए अगर हम बात करते हैं, एक स्वयंसेवक के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये चीज हमारे अभी जानकारी में आई है कि अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट बनाया, उसमें 5 करोड़ रुपया उन्होंने नाबार्ड को दे दिया ट्रेनिंग के नाम पे। तो छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग के नाम पे राज्य सहकारी संघ बना हुआ है जो किसानों को ट्रेनिंग देता है। तो इसको आपको ऐसा नहीं लगता कि जानकारी के अभाव में दिया गया है या जानबूझकर मतलब नाबार्ड को दिया गया है? अ, आखिर हम एक ही ट्रायंगल के पिरामिड जो हमारा है, वो एक ही है। नाबार्ड, हमारी सहकारी समिति, हमारे सारे जो मार्फेड है, ये सब जितने आयाम हैं, वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं हमारे, और हम सब मिलकर काम करते हैं। जैसा कि होता है कि नाबार्ड जो है वो लगातार लोन का भी काम करता है, टैक्स को लोन देने का। अगर वो पैसा नाबार्ड को गया है तो नाबार्ड उसको सरकारी, राज्य सरकारी संघ हो गया, जिला सरकारी संघ है, इनको उपयोग करके उन टैक्स तक के अच्छी प्रकार से पहुंच सकता है। अगर उसको टैक्स या किसानों तक तो क्या पहुंचने सरकारी कानून में ये है कि नाबार्ड उनको पैसा देगा? नॉर्मली तो अभी तक ऐसे ही होता था कि राज्य सहकारी संघ को ही पैसा दिया जाता था और संघ ही उसको अपने क्रियाकलाप में लोगों को ट्रेनिंग देने में, प्रशिक्षण देने में यूज करता था। राज्य सहकारी संघ का कार्य ही यही है, जो उसकी स्थापना हुई थी उसका कार्य यही है कि नई सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने के लिए, उस गति देने के लिए और प्रशिक्षण देने के लिए, लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए, कार्य करने के लिए राज्य सहकारी संघ बनाया गया है। और ये कार्य भी उसी में कर रहा है। इसके अंतर्गत बहुत सारे जिला सहकारी संघ है जो उनके नीचे एक है, और जिला सहकारी संघ का टैक्स तक पहुंचे, टैक्स के माध्यम से किसानों तक पहुंचे। तो एक बहुत बड़ा ट्रायंगल जो बना हुआ है जिसको आपको एक मिलता है। हाँ, नाबार्ड को अगर वो पैसा मिला है तो आखिर नाबार्ड को उन टैक्स तक पहुंचना है, तो डायरेक्टली मुझे नहीं लगता नाबार्ड